हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटा प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नवंबर 2025 साइकिल के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम द आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। अब आज के सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग पार्ट वन ओनली, दैट इज आज हम लोग जो है 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन द सेकंड पार्ट भाई। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो गाइस, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे, यू विल हैव टू ट्राई टू आंसर आउट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, देन यू विल इवन गेट अ फेयर इनफ आइडिया कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस जो थे वो लास्ट साइकिल के अंदर फ्रेम किए गए थे। क्योंकि हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि भाई मोर और लेस टॉपिक्स वही रहते हैं, बट हाँ, क्वेश्चंस अलग अलग तरह से फ्रेम किए जाते हैं। एंड इस पीवाईक्यू के एनालिसिस से आप लोगों को ये भी समझ आएगा कि भाई कौन से टॉपिक से फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं गाइज। So let's get started with our first question now. So the question is, Prosperity Bank has separate departments for savings, loan and cards. Each department uses different software. Customer data is not shared between the systems. A customer's address update in savings does not reflect in loans department. So what is the core organizational model of the Prosperity Bank? So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are vertical, horizontal, predominantly vertical and hybrid model. So what should be the right answer here? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हॉरिजॉन्टल मॉडल। अब देखिए, हम लोगों को जो है वो चार तरह के मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं: हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल एंड प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। अब जो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल है, इसको हम लोग जो है कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है, कोर ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है, बिकॉज जो डेटा है दैट इज नॉट शेयर्ड बिटवीन द सिस्टम्स। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर सेपरेट डेटा विल बी यूज्ड फॉर डिजाइनिंग सेपरेट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जबकि वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के अंदर एक कॉमन डेटाबेस का यूज करके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो डिजाइन कर लिए जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कस्टमर डेटा इज नॉट शेयर्ड बिटवीन द सिस्टम, वहीं से हम लोगों को समझ आ रहा है कि ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हेयर, ठीक है। इसके अलावा प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल जो मॉडल रहता है, वहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कॉमन डेटाबेस का ही यूज किया जाएगा फॉर डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बट इन सम रेयर केस सिनेरियो हम लोग जो है वो सेपरेट डेटा का यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भाई। सो दिस इज प्रीडोमिनेंटली वर्टिकल। और चौथा जो हम लोगों ने बात की, दैट इज प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, जिसके अंदर वैसे तो हम लोग जो है वो अलग अलग डेटा सेट का ही यूज करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करते हैं, बट इन सम रेयर केस सिनेरियो कॉमन डेटा को शेयर कर दिया जाता है बिटवीन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स गाइस। सो उसको बोल देते हैं प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आई होप नाउ दीज फोर मॉडल्स आर ऑल्सो क्लियर टू यू अलॉन्ग विद द क्वेश्चन, कि भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ये तो समझ आ गया आप लोगों को। इसके अलावा कौन से जो है वो अलग तीन मॉडल्स हम लोगों को और देखने के लिए मिलते हैं गाइस, ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रायोरिटी सेंटर्स? योर स्टेटमेंट्स आर, दे फोकस ऑन द मास मार्केट कस्टमर्स विद स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, they provide personalized services and exclusive banking amenities to privileged clients. So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are one only, two only, both one and two, neither one nor two. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is टू ओनली भाई। अब देखिए, प्रायोरिटी सेंटर्स के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? दे फोकस ऑन द मास मार्केट कस्टमर विद स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग। नहीं भाई, मास मार्केट कस्टमर्स को जो है वो केटर करने का काम नहीं किया जाता है बाय द प्रायोरिटी सेंटर्स। ये जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? जो जनरल सेंटर्स हमारे रहते हैं, वहाँ पे मास मार्केट कस्टमर्स को जो है वो केटर किया जाता है, और वहाँ पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स ही ऑफर किए जाते हैं। क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है प्रायोरिटी सेंटर्स, मतलब यहाँ पे पर्सनलाइज्ड या फिर कस्टमाइज्ड बैंकिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाएंगी टू द प्रिविलेज्ड क्लाइंट्स या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स गाइस। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, फर्स्ट इज द इनकरेक्ट वन भाई। सो
I hope now this thing is clear कि why option B is the right one. After that, next question is which of the following statements are correct regarding the risk and return profiles of different banking segments. So your statements are retail banking has a widespread risk and generally offers high returns to the bank. स्टेटमेंट टू क्या बोल रही है, कॉर्पोरेट बैंकिंग हैज कंसंट्रेटेड रिस्क एंड जनरली ऑफर्स लो रिटर्न्स टू द बैंक. सो यू नीड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. योर ऑप्शंस आर वन ओनली, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is both 1 and 2. अब देखिए रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को वाइड स्प्रेड जो है वो रिस्क देखने के लिए मिलता है. क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोगों को मास नंबर ऑफ कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं, उनको अलग अलग तरह के जो लोन्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं. तो बहुत ही हम लोगों को जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई होता हुआ देखने के लिए मिलता है, बिकॉज सभी जो कस्टमर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ले रखे हैं. किसी ने होम लोन लिया है, किसी ने व्हीकल लोन लिया है, किसी ने जो पर्सनल लोन लिया है, किसी ने एजुकेशन लोन लिया है. तो सभी कस्टमर्स के एक ही टाइम पे डिफॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, डाइवर्सिफाइड रिस्क है एंड जनरली ऑफर हायर रिटर्न टू द बैंक. अब जो ये रिटेल बैंकिंग के अंदर जो अलग अलग तरह के छोटे छोटे लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इनके ऊपर एक बैंक को अच्छी खासी इनकम अर्न होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट गाइस. सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अभी सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, कॉर्पोरेट बैंकिंग हैज कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क एंड जनरली ऑफर्स लोअर रिटर्न्स टू द बैंक. कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, टारगेटेड कस्टमर्स हैं, वो कम देखने के लिए मिलते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ कस्टमर्स रहते हैं. हालांकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द बैंक, वो बैंक के लिए एक अच्छा खासा बिजनेस जरूर लेकर के आते हैं, बट द कस्टमर्स आर लेस इन नंबर इन कंपैरिजन टू द रिटेल बैंकिंग. और लोअर रिटर्न्स क्यों ऑफर करते हैं? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है इसके अंदर हाई नेटवर्थ कस्टमर्स जनरली रहते हैं. तो क्योंकि उनके द्वारा एक अच्छा खासा बिजनेस बैंक को दिया जा रहा है, तो दे आर हैविंग द मोर नेगोशिएटिंग पावर या फिर बार्गेनिंग पावर विद रिस्पेक्ट टू द रिटर्न, जो कि विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि चार्ज किया जाता है फ्रॉम द बैंक इन केस ऑफ लोन्स भी. तो इसीलिए लोअर रिटर्न्स जो बैंक्स को ऑफर की जाती हैं इन केस ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग इन कंपैरिजन टू द रिटेल बैंकिंग भी. तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हो जा रही हैं भी. After that, next is based on the financial data provided below, which bank is more efficient in utilizing its assets while controlling the cost? So you need to select the most appropriate answer. आप लोगों के सामने एक financial data रखा है regarding return on asset and operating efficiency ratio. So you need to select the most appropriate answer. Your options are bank C is more efficient, bank D is more efficient, both are equally efficient, cannot be determined. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is bank C is more efficient. अब क्यों है ऐसा? देखिए रिटर्न ऑन एसेट का मतलब क्या है कि किस तरह से एक एसेट्स को यूज किया जा रहा है बैंक्स के द्वारा. तो अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई जो एसेट है, जो बैंक सी है, उसका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो हम लोगों को 1.5% देखने के लिए मिल रहा है. अब जितना ज़्यादा हम लोगों को जो है वो ये रिटर्न ऑन एसेट देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज़ मोर बेटर भी. ठीक है. तो और इसके अलावा जो बैंक डी है उसका हम लोगों को जो रिटर्न ऑन एसेट है वो कंपैरेटिवली कम देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज 1.2%. तो इसीलिए विच इज मोर एफिशिएंट हेयर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है एफिशिएंसी के रिगार्डिंग, और इसकी जो बैंक सी है इसकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशियो है वो भी ज़्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है. रिटर्न ऑन एसेट भी अच्छा है और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशियो भी अच्छी है. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशियो मतलब कि भाई किस अकॉर्डिंग जो है वो खर्चा किया जा रहा है, कॉस्ट कितनी इनकर कर रहा है एक बैंक विद रिस्पेक्ट टू द इनकम टू द बैंक का. सो दैट इज ऑल्सो गुड. सो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, बिकॉज रिटर्न ऑन एसेट भी यहाँ पे जो है वो हाई देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है. और जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशियो है वो भी हम लोगों को जो है वो बेटर देखने के लिए मिल रही है इन केस ऑफ बैंक सी गाइस. तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. After that, next is Citibank implemented a new system to track customer transactions. When a customer Priya makes a large payment to the jewelry store, the system flags it as a potential wedding moment. The relationship manager immediately contacts Priya to offer a pre-approved home loan for the new house, joint savings account, travel loan for her honeymoon. Additionally, the bank allows its premium customers to easily redeem reward point for the flight upgrades and hotel stays. So based on the Citibank strategy, which of the following statements are correct here? Your statements are: the bank uses real-time event to identify cross-selling opportunities. Products are offered based on the generalized customer demographics. The strategy helps in improving customer relationship depth. Reward point redemption is a part of maintaining the profitable customer. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 B. So what should be the right answer? The right answer here will be option number B, that is 1, 3 and 4 only. अब यहाँ पे देखिए
हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या बोल रही है, प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड बेस्ड ऑन द जनरलाइज्ड कस्टमर डेमोग्राफिक्स। नहीं भी, जनरलाइज्ड कस्टमर डेमोग्राफिक्स के बेस पे जो है प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऑफर नहीं किया जा रहा है बाय द सिटी बैंक। ठीक है, उल्टा यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जैसे वेडिंग मूवमेंट का यूज करके उनके द्वारा जो है रियल टाइम क्रॉस सेलिंग को की जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल किया जा रहा है बैंक के द्वारा। अब ये जो स्ट्रेटेजी है इट इज एक्चुअली हेल्पिंग टू इंप्रूव द कस्टमर रिलेशनशिप वैल्यू, कस्टमर के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने में ये हेल्प कर रही है स्ट्रेटेजी। इसके अलावा जो रिवॉर्ड पॉइंट की रिडम्पशन है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंटेनिंग द प्रॉफिटेबल कस्टमर्स। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा, बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन हेयर गाइस। ठीक है, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब देखिए इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मतलब केस स्टडी और स्टेटमेंट दोनों को जो है वो इंटरमिंगल करके यहाँ पे फ्रेम किया गया क्वेश्चन को। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, पहले कम पूछे जाते थे, अब जो है एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं गाइस। तो यू हैव टू बी अवेयर कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करना है आप लोगों ने। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, अ बैंक हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिटेल्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन फॉर द ईयर। Total revenue, that is sales from fee and commission is 8 lakh rupees. Cost of goods sold is 3 lakh 50,000. Selling general and administrative expenses are 1 lakh 50,000. Interest expenses on borrowings is 50,000. Taxes paid are 60,000. What is the net profit margin for this product line? So आप लोगों को net profit margin बताना है. Your options are 12.5%, 18.75%, 23.75% and 30%. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 23.75%. अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप लोगों से नेट प्रॉफिट मार्जिन पूछा गया है, बट इसके लिए आप लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल सेल्स में से जब आप लोग जो है वो ऑपरेट टोटल सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जब इसको हम लोग निकाल देंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल सेल्स या फिर टोटल रेवेन्यू कितना दे रखा है हमारे पास, 8 लाख रुपए दे रखा है। ठीक है, 8 लाख रुपए हम लोगों को जो टोटल रेवेन्यू देखने के लिए मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 3,50,000 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, हमारे पास यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग जो है सेल्स ऑफ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जो है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब ऑपरेट यहाँ पे सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं आप लोगों के पास, सिंपली वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। आफ्टर दैट हम लोग निकालेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू आएगी उसमें से हम लोगों को जो है वो इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है या फिर जो टैक्सेस पे किए जा रहे हैं दोनों को हम लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम लोग 50,000 प्लस 60,000 1,10,000 को जो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब इस नेट प्रॉफिट को हम लोग जो है टोटल सेल्स के साथ दैट इज 8 लाख के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, नेट प्रॉफिट मार्जिन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सिंपली अगर आप लोगों को फॉर्मूलाज पता है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशंस ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी इन बैंकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट इज प्राइमरली अलाइंड विद द कस्टमर सेफ्टी नीड्स। तो हम लोगों को मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है देखने के लिए मिलती है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। योर ऑप्शंस आर रिटायरमेंट सॉल्यूशन, टर्म इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग या फिर होम इंप्रूवमेंट लोन। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टैक्स प्लानिंग। सो टैक्स प्लानिंग जो पार्ट बनता है हमारे सेफ्टी नीड का। अब यहाँ पे जो रिटायरमेंट सॉल्यूशंस दे रखा है इट इज द पार्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके अलावा जो टर्म इंश्योरेंस और होम इंप्रूवमेंट प्लान्स हैं, होम इंप्रूवमेंट लोन है, दीज आर द पार्ट ऑफ एस्टीम नीड्स गाइस। ठीक है, हम लोगों को 5 तरह की नीड्स देखने के लिए मिलती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड, सोशल सेफ्टी नीड को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, सिक्योरिटी नीड भी बोल देते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज द सोशल नीड, फोर्थ वन इज द एस्टीम नीड एंड टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो यहाँ से भी हर बार आप लोगों को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा भी, बट इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, टैक्स प्लानिंग, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सेफ्टी नीड गाइस। ठीक है, अब सेफ्टी नीड का पार्ट हमारे क्या बन जाते हैं, टैक्स प्लानिंग करना। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो फिक्स डिपॉजिट रहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स रहते हैं, दीज आर दी पार्ट ऑफ सेफ्टी नीड्स भी। After that, next question is, with reference to the deregulated interest rate framework on saving deposit accounts in India, which of the following statements is or are correct here? Your statements are, the interest rate on the savings account was deregulated in 2011, allowing the banks to set their own rates. The interest rate policy for the saving accounts must be approved by the individual branch manager based on the local competition. Statement 3 क्या बोल रही है, banks must pay a uniform interest rate on the entire end of the day balance in savings account. Banks have the freedom
to offer differential interest rate on the savings account balance exceeding 1 lakh rupees. So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are 1 and 2 only, 1 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1 and 4 only. अब देखिए जो इंटरेस्ट रेट्स थे इनको डीरेगुलेट कर दिया गया था इन 2011. सो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन. मतलब इंटरेस्ट रेट्स को 2011 के बाद क्या बोला गया कि भी दीज विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक्स ऑन देयर ओन डिस्क्रिप्शन. सिर्फ ओवरऑल जो गाइडलाइंस हैं वो आरबीआई की रहेंगी. बाकी कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेविंग अकाउंट के ऊपर किसी कस्टमर को प्रोवाइड करना है इट इज अप टू द बैंक्स डिस्क्रिप्शन. तो ये स्टेटमेंट सही हो गई. सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी फॉर द सेविंग अकाउंट्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द इंडिविजुअल ब्रांच मैनेजर. नहीं भी, ऐसा नहीं है. बेस्ड ऑन द लोकल कंपटीशन, दिस इज a wrong statement. Third one is the bank must pay a uniform interest rate on entire end of the day balance in the savings account. This statement is also incorrect भी. ठीक है. फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? बैंक हैव द फ्रीडम टू ऑफर डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट बैलेंस एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज. तो अगर सेविंग अकाउंट के अंदर 1 लाख से ज्यादा हम लोगों को अमाउंट जो देखने के लिए मिलता है एंड ऑफ द डे के ऊपर, तो वहां पे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऑफर किया जाता है बैंक्स के द्वारा, और अगर ये अमाउंट 1 लाख से कम रहता है तो वहां पे फिर यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सभी कस्टमर्स को ऑफर किया जाएगा. तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, बिकॉज सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट हो जाती है यहाँ पे. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज consider the following items from the bank's financial statement. Your statements are custodial fee for safeguarding a mutual fund's asset, underwriting commissions for a corporate bond issue, interest on the cash credit account of a manufacturing firm, earnings from the cross selling general insurance product. So which of the pair correctly represents the non interest income sources be? So you need to select the most appropriate answer here. 1 and 3, 2 and 4, 1, 2 and 4, 2, 3 and 4. What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1, 2 and 4. अब यहाँ पे थर्ड जो ये हमारा केस है ये गलत क्यों हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉन इंटरेस्ट इनकम. नॉन इंटरेस्ट इनकम सोर्स क्या है? जो फी एक बैंक को रिसीव हो रही है, ठीक है, इसके अलावा जो कमीशन एक बैंक को रिसीव हो रही है और जो क्रॉस सेल करने से जो अर्निंग्स हो रही है बैंक को, दीज आर दी फॉर्म ऑफ नॉन इंटरेस्ट इनकम. क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है सीधा इंटरेस्ट ऑन द कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म. तो ये हमारी जो इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ इनकम जहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है इंटरेस्ट के थ्रू जो है इनकम हो रही है एक फर्म को भी. ठीक है. सो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट जो गलत हो जाएगी और ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर भी. After that, next is which of the following scenarios is the most direct example of a market risk for a bank? So you need to select the most appropriate answer from the options given below. Your options are a business borrower is unable to repay its loan after recession due to its sales after recession reduces its sales. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? अ बैंक टेलर प्रोसेसेस अ फ्रॉडुलेंट विड्रॉल फ्रॉम अ कस्टमर्स अकाउंट, द वैल्यू ऑफ द बैंक्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिक्लाइंस ड्यू टू अ सडन फॉल इन द स्टॉक मार्केट प्राइसेस, a retail customer loses their job and default on a personal loan. तो market risk का direct example कौन सा है अभी? What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is the value of the bank's investment portfolio declines due to sudden fall in the stock market price. अब देखिए अलग अलग तरह के रिस्क देखने के लिए मिलते हैं. जैसे अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है किसके रिगार्डिंग बात कर रही है? इट इज टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट रिस्क, क्योंकि यहाँ पे जो बोरोवर है ही इज अनेबल टू रीपे द लोन. सेकंड स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा अ बैंक टेलर प्रोसेसेस अ फ्रॉडुलेंट विड्रॉल फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ये ऑपरेशनल जो है रिस्क हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा. थर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क क्या होता है? जब भी बैंक के द्वारा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई और वहां पे मार्केट रेट्स में फ्लक्चुएशन आती है, उस वजह से जो रिस्क उठाना पड़ सकता है एक बैंक को, उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट रिस्क भी. फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है? जो फोर्थ ऑप्शन है, अ रिटेल कस्टमर लूजेस देयर जॉब एंड डिफॉल्ट्स ऑन अ पर्सनल लोन. तो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्रेडिट रिस्क गाइस. ठीक है. तो ये हम लोगों ने बात कर ली मार्केट रिस्क के बारे में, और क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिस्क के डायरेक्ट एग्जांपल के बारे में बात की थी, इसीलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा अभी. आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the features of a bad bank. Your statements are: it is a specialized financial institution that purchases non-performing assets from the commercial banks at a discounted value. Its primary aim is to recover the maximum possible value from the acquired stressed asset over the time. By transferring bad loans, it helps the original bank reduce its provisioning burden and improve its capital adequacy. Statement 4 क्या बोल रही है? It helps in restoring the confidence in the banking system by clearly segregating toxic assets from the healthy ones in the bank's balance sheet. So which of these statements given above are correct here? So your options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4. तो bad banks के regarding यहाँ पे अब क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. What should be the right answer? The right answer will be option number D, that is 1, 2, 3 and 4. चारों की चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं.
तो देखिए बैड बैंक का काम क्या होता है, बैड बैंक जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को परचेज करते हैं फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, ठीक है, और इनको रिकवर करने की कोशिश करते हैं एट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू गाइस। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स कवर हो गई यहाँ पे। थर्ड क्या बोल रही है, बाय ट्रांसफरिंग द बैड लोन। अब जब एक बैड लोन को ट्रांसफर किया जाता है तो बैंक की जो प्रोविजनिंग का बर्डन है बैंक के ऊपर कम हो जाता है, क्योंकि बैंक को अदरवाइज जो लोन डिफॉल्ट कर रहा था उसके लिए जो प्रोविजनिंग करनी पड़नी थी, बट जब उसको जो है वो एक बैड बैंक को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया, तो अब बैंक को जो है वो प्रोविजनिंग का बर्डन कम झेलना पड़ेगा गाइस, कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, जिससे जो कैपिटल एडिक्वेसी एक बैंक की वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा कस्टमर्स जब भी एक बैंक की बैलेंस शीट देखते हैं तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस जो फॉस्टर होता है कि भाई यहाँ पे जो है बैड एसेट्स हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहे। हाँ लाइबिलिटीज हैं, दैट इज नॉट एन इशू, बट हाँ बैड एसेट्स नहीं है। सो दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ अ बैड बैंक गाइस, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। After that, next is under the Recovery of Debts Due to Bank and Financial Institution Act 1993, which of the following actions falls within the legal powers of a debt recovery tribunal? So you need to select the most appropriate answer here. Your options are awarding compensation to a borrower for deficiency in services by a bank, entertaining a recovery application filled by a housing finance company for a defaulted loan, prosecuting bank manager for criminal negligence in the sanctioning of the loan, adjudicating a borrower's claim for damages due to breach of contract by the financial institution. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is entertaining a recovery application filled by a housing finance company for a defaulted loan. तो देखिए कौन सा यहाँ पे जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भाई जो डीआरटी है उसके जो एक्शंस हैं उसके लीगल पावर्स के अंदर जो फॉल कर रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट बन जाएगा। सो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अवॉर्डिंग कंपनसेशन टू अ बोरर फॉर द डेफिशिएंसी इन सर्विसेज बाय अ बैंक, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे भी। एंटरटेनिंग अ रिकवरी एप्लीकेशन फिल्ड बाय अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉर अ डिफॉल्टेड लोन, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का काम क्या है बेसिकली कि भाई जो रिकवरी करनी है किसी भी अमाउंट की, किसी भी लोन अमाउंट की अगर रिकवरी करनी है, किसी भी तरह की रिकवरी एप्लीकेशन अगर फाइल की जाती है, उस रिकवरी को जो है वो एंटरटेन करना इज द मेजर फंक्शन ऑफ अ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अंडर इट्स लीगल पावर्स भी। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है। रेस्ट सी एंड डी आर नॉट द particular actions which can be taken under the legal powers of a debt recovery tribunal guys, ठीक है। after that next is under the pradhan mantri awas yojana, what is the maximum carpet area allowed for the house eligible for the credit linked interest subsidy under the economically weaker section category? So you need to select the most appropriate answer here, 30 square meter, 60 square meter, 120 square meter या फिर 150 स्क्वायर मीटर। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना से भी आप लोगों को लगभग हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। अब व्हाट शुड बी द राइट आंसर है, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30 स्क्वायर मीटर। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इनकम के बेसिस के ऊपर हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है इनटू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1 एंड मिडिल इनकम ग्रुप 2 गाइस। तो जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके द्वारा मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर के जो कारपेट एरिया उसके अंदर घर बनाया जा सकता है। जो लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी के कस्टमर्स रहते हैं उनके द्वारा 60 स्क्वायर मीटर्स के मैक्सिमम कारपेट एरिया में घर बनाया जा सकता है। जो मिडिल इनकम ग्रुप 1 कस्टमर्स रहते हैं उनके द्वारा 120 स्क्वायर मीटर के मैक्सिमम कारपेट एरिया में घर बनाया जाएगा। और जो मिडिल इनकम ग्रुप 2 के कस्टमर्स रहते हैं उनके द्वारा 150 स्क्वायर मीटर्स के मैक्सिमम कारपेट एरिया के अंदर जो घर है वो बनाया जा सकता था गाइस, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी। तो यहाँ पे क्योंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में पूछा गया था इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन भी। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी इन इंडिया? सो योर ऑप्शंस आर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, बट हाँ कम नंबर के अंदर अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। पहले बहुत ज़्यादा ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलते थे, बट अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एग्जाम का लेवल जो है इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है, तो अब ये जो इस तरह के सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों को कम देखने के लिए मिलते हैं, बट स्टिल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन भी। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड। अब इंडिया के अंदर अभी हम लोगों को जो 4 रजिस्टर्ड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज देखने के लिए मिलती हैं, इक्विफेक्स, एक्सपीरियन, इसके अलावा CRIF एंड सिबिल गाइस, ठीक है, ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो दीज 4 आर दी रजिस्टर्ड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज इन इंडिया। अब इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा यही गया, डायरेक्टली यही पूछ लिया गया कि भाई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी कौन सी है इनमें से, तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन? सो यू नीड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हियर।
कार्ड रीडर, कैश डिस्पेंसर, एनक्रिप्टेड पिन या फिर कीपैड? वेरी इजी क्वेश्चन। सो फिजिकल कंपोनेंट कौन सा नहीं है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनक्रिप्टेड पिन जो है इट इज नॉट अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द एटीएम, दैट इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन पे। After that, according to the RBI guidelines, which of the following statements regarding the opening and operations of a saving account for a minor is or are correct here? Your statements are: a minor above 10 years of age who can read and write and sign in the presence of an official can open and operate the account themselves. Statement 2 क्या बोल रही? The maximum balance permitted in a minor's saving account at any time is rupees 1 lakh. For all minors below 18 years, the PAN of a parent or guardian must be provided mandatorily during the account opening. A checkbook facility can be provided to a minor if they can understand and take the necessary precautions. So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 1 and 4 only, 1, 2, 3 and 4. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1 and 4 only. अब देखिए माइनर अकाउंट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 10 साल से कम है और वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेज के अंदर जो रीड और राइट कर पा रहे हैं उनके साइन लिए जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑफिशियल और उनके द्वारा अपने अकाउंट को जो हो खुद ऑपरेट भी किया जा सकता है गाइस, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? मैक्सिमम बैलेंस परमिटेड इन अ माइनर सेविंग अकाउंट एट एनी टाइम इज रुपीज 1 लाख। देखिए भाई आरबीआई जो है वो ये बोलता है कि भाई जो माइनर्स का सेविंग अकाउंट होगा उसके अंदर कितना मैक्सिमम जो है अमाउंट हो सकता है, इट इज अप टू द बैंक डिस्क्रिप्शन। बैंक जो खुद डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी गाइस। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। थर्ड इज फॉर ऑल माइनर्स द पेन ऑफ द पेरेंट और गार्डियन मस्ट बी प्रोवाइडेड मैंडेटरली ड्यूरिंग द अकाउंट ओपनिंग। नहीं भी सभी माइनर्स के लिए नहीं, बट हाँ जो दिन की एज हम लोगों को 10 साल से कम देखने के लिए मिल रही है वहां पे पेरेंट या फिर गार्डियन का जो पैन कार्ड है दैट इज मैंडेटरी गाइस। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। A checkbook facility can be provided to the minor if they understand and take necessary precaution। अगर बैंक को लगता है कि जो माइनर है वो चेकबुक का सही से यूज कर सकता है तो चेकबुक कैन बी इशूड बाय द बैंक, मतलब ये भी एक बैंक की ही डिस्कशन रहेगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाती है एंड ऑप्शन सी विल बी द राइट वन बी। After that, under what condition is the restructuring of a loan typically considered by a bank? So कब जो है एक लोन को restructure किया जाता है बैंक के द्वारा? When a borrower requests a lower interest rate despite having a stable income and making regular payments. When a borrower is facing financial hardship that is temporary in nature and there is a reasonable certainty of repayment in the future. When a bank wants to improve its profit margins by renegotiating terms with all its borrowers. When a borrower has fully repaid an existing loan and is eligible for a new large one. So कब जो है वो लोन की restructuring typically consider की जाती है एक बैंक के द्वारा? The right answer will be option number B. तो जब हम लोगों को बोरोवर के एंड से एक जेन्युइन रीजन देखने के लिए मिल रहा है, कोई एक जेन्युइन रीजन है, उसकी जॉब चली गई है या फिर उसको किसी तरह का कोई पर्सनल सेटबैक फेस करना पड़ रहा है जिस वजह से वो लोन को रीपे नहीं कर पा रहा है, उस केस में जो है वो क्या किया जाएगा? रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाएगी लोन की। एंड ये जो मतलब फाइनेंशियल हार्डशिप है दैट इज टेम्परेरी इन नेचर, ऐसा नहीं है कि परमानेंटली उसकी हालत वैसी हो गई है, टेम्परेरी नेचर की है, कुछ टाइम में वो इंप्रूव कर जाएगा। तो इस चीज को देखते हुए उसके जेन्युइन रीजन को समझते हुए रीस्ट्रक्चरिंग जो की जाती है लोन की गाइस। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। After that, an account is formally classified as inoperative based on which of the following criteria? So you need to select the most appropriate answer here. The account maintains a nil balance for a consecutive period exceeding 6 months. No customer induced transactions are recorded in the account for a continuous period of 2 years. The account holder fails to comply with the bank's periodic KYC review requirements. The bank initiates closure proceedings due to dormant status and unsuccessful communication attempts. So कब जो है वो एक अकाउंट को इनऑपरेटिव अकाउंट बोल दिया जाता है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। जब एक अकाउंट के ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाता है कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years भी। तो इसलिए डायरेक्ट ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन बी। आफ्टर दैट, एज पर द KYC guidelines derived from the Prevention of Money Laundering Act, that is PMLA 2002, which of the following constitutes a mandatory regulatory requirement for a bank? Account can be opened with a fictitious name if supported by a declaration from the introducer. A bank must refuse to open an account if the prospective customer is uncooperative during the customer due diligence process. The bank's KYC policy requires approval from the head of the retail banking division. The identity of a joint account holder need not to be verified if the primary holder has a long standing relationship with the bank. So what should be the right answer? The right answer here will be option number B कि भाई अगर एक बैंक को लग रहा है कि जो कस्टमर है
वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ही और शी इज अनकोऑपरेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस का मतलब क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ केवाईसी पॉलिसी। मतलब यहाँ पे प्रॉपर जो वेरिफिकेशन की जाएगी। अगर कस्टमर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उस केस में बैंक मना भी कर सकता है कि वी विल नॉट बी गोइंग टू ओपन अप योर अकाउंट भी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। After that, under the SARFAESI Act 2002, a bank issues a demand notice under Section 13 Clause 2 to a borrower after classifying the account as NPA. Which of the following statements regarding this notice is correct? अब ये जो नोटिस यहाँ पे इशू किया गया अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो व्हाट विल बी द राइट वन? द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द फुल ड्यू विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस। द बोरोवर इज लीगली रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग any of the secured asset without bank's prior written consent after receiving the notice. If the borrower raises objection to the notice, the secured creditor has 30 days to consider and respond to them. The notice is issued as a final step just before filing a case in a civil court for the recovery. So 13 clause 2 के अंडर जो नोटिस इशू किया जाता है एक बैंक के द्वारा, उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कि भाई इस नोटिस को इशू करने के बाद जो बोरर है उसके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि वो जो उसने प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी दे रखी है, उस प्रॉपर्टी के साथ, उस सिक्योरिटी के साथ जो उसने मतलब सिक्योर्ड एसेट है उसके साथ में किसी भी तरह की छेड़खानी वो नहीं कर सकता है गाइस आफ्टर रिसीविंग द नोटिस। तो दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। Next is, as per the simplified KYC guideline, what is the maximum total period for which a small account can be maintained for a customer who lacks officially valid document? अब हम लोग जानते हैं कि जो स्मॉल अकाउंट है वो ओपन अप तभी किया जाता है जब एक इंडिविजुअल के पास में ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो कितना उन स्मॉल अकाउंट्स का टेन्योर रहता है, एक्चुअल में यही यहाँ पे पूछा गया है। सो यू नीड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शंस आर 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स या फिर 36 मंथ्स। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24 मंथ्स भी। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। क्यों ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा? हालांकि जो स्मॉल अकाउंट्स हैं उनको ओपन अप किया जाता है 12 महीने के लिए, बट अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा ये प्रूफ सबमिट कर दिया जाए कि भाई उसने ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर रखा है, तो उस केस में इनका जो टेन्योर है उसको और 12 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है और मैक्सिमम जो टोटल पीरियड बन जाता है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 24 मंथ्स भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Mr. Sharma, a retired government school teacher, holds a saving account with PNBH Bank since 2010. His bank is categorized as his account is categorized as low risk. He last updated his KYC in January 2015. In December 2023, he receives an SMS from the PNBH Bank stating, "Dear customer, your KYC records are due for the periodic updates. Please visit your branch or use our digital VSIP facility at your earliest convenience to avoid the operational restriction on your account." Mr. Sharma is confused. He believes that since he is a retired person with a simple saving account and no large transaction, his KYC should be a one-time requirement. He ignores the message from the bank. In March 2024, he tries to make a online fund transfer to pay his hospital bills, but the transaction failed. He visits the bank to inquire, based on the RBI master direction on KYC, what is the most likely reason for a transaction failure, and the bank section. So your options are, the bank has made an error as the low risk account like Mr. Sharma's never require KYC update after the initial submission. The bank transaction failed due to a technical glitch. It is unrelated to KYC update notice he received. The bank has correctly imposed transaction restriction because Mr. Sharma failed to complete his periodic KYC update, which was due by January 2025. As per the 10-year cycle, the bank has incorrectly classified him as a high risk customer, triggering an early KYC demand which led to the restriction. So what should be the right answer? The right answer will be option number C, क्योंकि देखिए लो रिस्क कस्टमर के केस में हर 10 साल में जो है वो कस्टमर को अपना केवाईसी अपडेट करवाना पड़ेगा। मीडियम रिस्क कस्टमर के केस में हर 8 साल के अंदर जो है वो केवाईसी को अपडेट करवाना पड़ेगा, और जो हाई रिस्क कस्टमर्स रहते हैं उनके केस में हर 2 साल में जो है केवाईसी को अपडेट करवाना पड़ता है गाइस, ठीक है, केवाईसी अपडेशन करवानी पड़ती है। तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर भाई। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Prospera Industry Limited defaulted on a term loan of rupees 5 crore from the ABC Bank. The bank filed a recovery application with the Debt Recovery Tribunal and obtained an order in its favor.
साइमल्टेनियसली जो प्रॉस्पेरा इंडस्ट्री है वो फाइल करते हैं एक सेपरेट लॉ सूट इन अ सिविल कोर्ट अगेंस्ट द एबीसी बैंक। दे आर क्लेमिंग ₹1 करोड़ इन डैमेजेस, एलिजिंग दैट जो बैंक है उसकी उसकी ग्रॉस नेग्लिजेंस हुई है इन डिसबर्सिंग द लोन इन अ डिलेड एंड पीसफुल मैनर विच लेड टू अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन्स एंड अल्टीमेटली कॉज द बिजनेस टू फेल। ABC Bank's legal counsel is now advising the bank on the maintainability of this lawsuit filed by the company. Based on the powers of DRT, what is the most accurate legal advice the bank's counsel should give? So it is again a case study based question with respect to the debt recovery tribunal. Your options are: the civil court is the correct forum for the company's lawsuit, as the DRT's order on the bank's recovery application is separate from the company's claim for the damages. Option B क्या बोल रहा है? The company's lawsuit for damages should be transferred to the DRT that is already hearing the recovery case, as the DRT can comprehensively handle all the interconnected matters. The civil court lacks the jurisdiction. The company claims for the damage is not maintainable before the DRT either, as such claims falls outside the DRT's statutory powers. Option D क्या बोल रहा है? The DRT must first settle the company's claim for damages before proceeding with the bank's recovery application to ensure the complete justice. So what should be the right answer? The right answer will be option number C. अब देखिए यहाँ पे जो बैंक्स का काउंसिल है उसके द्वारा सबसे सही क्या लीगल एडवाइस होती है कि देखिए पहली बात तो ये है कि जो सिविल कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन में ये केस हो पड़ता ही नहीं है, और ना ही डीआरटी की जो स्टेचुटरी पावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है इस तरह के क्लेम्स को जो है वो एड्रेस कर सकता है। इस तरह के जो कंपनी का क्लेम किया जा रहा है फॉर द डैमेज इज नॉट मेंटेनेबल बिफोर द डीआरटी बिकॉज इट इज नॉट अंडर द स्टेचुटरी पावर्स ऑफ द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। तो ये जो है वो एक सबसे एक्यूरेट एडवाइस है जो एक बैंक का काउंसिल जो है बैंक को दे सकता है गाइस, ठीक है। After that, next is what is the minimum amount of loan for which penalty in case of willful default can be evoked? अगर हम लोगों को willful default देखने के लिए मिलते हैं तो कितना अमाउंट है जिस अमाउंट के बाद जो पेनल्टी है वो इन्वोक की जा सकती है? योर ऑप्शंस आर 50 लाख, 25 लाख, 30 lakhs एंड 45 लाख। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 25 लाख। तो अगर हम लोगों को willful डिफॉल्ट के केस में जो अमाउंट है वो 25 लाख या फिर इससे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है तो पेनल्टी जो है वो इन्वोक की जाती है गाइस। तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। अब ये भी हम लोगों को यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो इस तरह के डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। देखिए एग्जाम के अंदर हमेशा जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है वो मिक्स एंड मैच आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कुछ क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट साइड के ऊपर पूछे गए होंगे, जबकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली अगर आप लोगों ने फैक्ट अच्छे से पढ़े, कंसेप्ट की अच्छी नॉलेज है तो आप लोग उनको ईजिली आंसर कर पाएंगे भी। बट अब ये देखा जा रहा है कि एग्जाम के अंदर डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ में जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को क्लब करके पूछा जा रहा है गाइस, ठीक है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ बैंक? अब एक बैंक के लिए लाइबिलिटी प्रोडक्ट कौन सा जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा? सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड्स या फिर करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड क्या हो जाएगा एक बैंक के लिए? इट विल बी द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, भी एसेट प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगा। लाइबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट। क्योंकि देखिए सेविंग अकाउंट जब भी ओपन अप किया जाएगा तो वहां पे बैंक के एंड से कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कस्टमर को दिया जाएगा, मतलब देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक साइड, तो इसलिए इट इज अ लाइबिलिटी ऑन अ बैंक। इसी तरह से रेकरिंग डिपॉजिट भी हमारे लिए जो है वो लाइबिलिटी प्रोडक्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि रेकरिंग डिपॉजिट के केस में या फिर फिक्स डिपॉजिट के केस में भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, मतलब देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक साइड, तो ये हमारे जो है लाइबिलिटी प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएंगे। और करंट अकाउंट के केस में तो हालांकि कोई भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बट वाई दीज आर द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ बैंक? बिकॉज करंट अकाउंट के केस में जो बैंक है उसके ऊपर एक डेट मतलब एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रहती है कि जो भी पैसा कस्टमर्स का पड़ा हुआ करंट अकाउंट के अंदर दैट नीड टू बी रीपे टू द कस्टमर ऑन द कस्टमर्स डिमांड भी, ठीक है। तो इसीलिए ये भी हमारे क्या बन जाते हैं? लाइबिलिटी प्रोडक्ट बन जाते हैं। और इन करंट अकाउंट्स को मेंटेन करने में एक अच्छी खासी कॉस्ट जो है बैंक को इनकर करनी पड़ती है, विच इज अगेन अ लाइबिलिटी फॉर अ बैंक। तो इसीलिए करंट अकाउंट डिपॉजिट्स भी हमारे जो लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का ही पार्ट बनेंगे भी। और लोन्स या फिर क्रेडिट कार्ड्स जो एडवांसेस हैं ये हमारे पार्ट बन जाएंगे रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का या फिर एसेट प्रोडक्ट्स का फॉर अ बैंक गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। After that, Mr. Rajesh Kumar, a 58-year-old retired school teacher, has a fixed deposit of rupees 10 lakh with your bank.
which matures in 12 months. The annual interest rate is 6.5%. His total income for the financial year, including his pension and interest from other savings, is expected to be below the taxable limits. He is concerned about the tax deducted at source, that is TDS, on his FD interest and visits your branch for the guidance. A few months later, Mrs. Savitri Devi, a 62-year-old widow and Mr. Kumar's neighbor, also approaches you. She has a similar fixed deposit and relies entirely on the interest income for her monthly expenses. Her total annual income is also well within the non-taxable bracket. She has heard from Mr. Kumar that one can submit a form to stop the TDS and wants to do the same. तो उन्होंने मिस्टर कुमार से सुन रखा है कि भाई इस तरह का कोई एक फॉर्म रहता है, उसको सबमिट करना पड़ता है, और जो है वो वही करना चाहती हैं, उस तरह के फॉर्म को सबमिट करना चाहती हैं ताकि उनका जो है वो TDS ना काटा जाए. ठीक है. आफ्टर दैट, नाउ बेस्ड ऑन दिस scenario and standard banking knowledge, which of these following sequence of actions by the bank is most appropriate and correct? For Mr. Kumar, accept his form 15H. For Mrs. Savitri Devi, accept her form 15G. Issue form 16A to both at the end of the financial year if TDS was deducted on any other income. ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? फॉर मिस्टर कुमार एक्सेप्ट हिज फॉर्म 15G. फॉर मिसिस सावित्री देवी एक्सेप्ट हर फॉर्म 15H. एंश्योर TDS डिडक्टेड ऑन देयर इंटरेस्ट इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द 7th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? फॉर मिस्टर कुमार इन्फॉर्म हिम ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फॉर्म एज ही इज बिलो 60 years. फॉर मिसिस सावित्री देवी एक्सेप्ट हर फॉर्म 15H. डिपॉजिट द TDS कलेक्टेड फ्रॉम all such customers to the government by the end of the financial year. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? फॉर मिस्टर कुमार एक्सेप्ट हिज फॉर्म 15G. फॉर मिसिस सावित्री देवी एक्सेप्ट हर फॉर्म 15H. डू नॉट डिडक्ट TDS on their interest income as the forms are on record and issue form 16A for any other TDS deduction made during the year, guys. So what should be the right answer as per this particular case study जो हम लोगों ने देखी मिस्टर कुमार और मिसिस सावित्री देवी के रिगार्डिंग. So what should be the right answer है? The right answer will be option number D. क्योंकि देखिए मिस्टर कुमार जो है he is in the age of 58 years old. So जो भी इंडिविजुअल्स हम लोगों को 60 ईयर से कम देखने के लिए मिलते हैं उनके द्वारा फॉर्म 15G जो सबमिट किया जाता है, जबकि मिसिस सावित्री देवी शी इज मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, तो उनके द्वारा जो है फॉर्म 15H सबमिट किया जाएगा. तो इनको एक्सेप्ट कर लेना है रिस्पेक्टिवली, और किसी भी तरह का TDS नहीं डिडक्ट करना है उनकी इनकम से, और उनको फॉर्म 16A जो है इशू कर देना है ऑन एनी अदर TDS डिडक्शन मेड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, गाइस. सो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा अभी. आफ्टर दैट next is global banks launched an innovative digital wallet product named Nexus Pay 5 years ago. The product was launched with great fanfare, targeting youth tech-savvy customers. The initial marketing campaign was highly successful, creating a significant awareness. For the first 2 years, the bank invested heavily in the promotions and onboarding merchant partners. The sales volume and user base saw a rapid increase, and the product reached its peak popularity in the third year, becoming a market leader. However, in the last 2 years, the product has faced intense competition from the new unified payment interface first step, that is UPI first step. These competitors offered more integrated services and better cashback rewards. As a result, the growth of new Nexus Pay users has stagnated, the revenue from the transaction fee has plateaued, and the cost of retaining existing customer is now almost equal to the profit they generate. That is, cost is equal to profit. Many early adopters have become indifferent and are shifting to the competing platforms. The market for the standalone digital wallet seems to be reaching saturation. The product manager is now tasked with presenting a strategy to the management to decide the future of this Nexus Pay. So it is a case study given to you. Now, based on the product life cycle theory, in which stage is Nexus Pay product currently, and what is the most appropriate strategic focus for the bank? So options are introduction stage में है अभी ये particular जो Nexus Pay product है. The focus should be on heavy investment in marketing to build awareness and attract the first set of customers. Option B क्या बोल रहा है कि भाई growth stage के अंदर है ये अभी product. The bank should focus on scaling up the operations and enhancing the features to capitalize on the rapidly increasing sales volume. Option C क्या बोल रहा है कि जो product है अभी maturity stage के अंदर है. The focus should be on strategies to extend this phase as long as possible by modifying the product, finding the new uses and improving customer service to defend the market share. ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन स्टेज में है. द बैंक शुड इमीडिएटली बिगिन फेजिंग आउट ऑफ द प्रोडक्ट एंड विड्रॉ द सपोर्ट एज द प्रोडक्ट इज हेडेड फॉर अ
पोस्टेबल डेथ गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए जो प्रोडक्ट है दैट इज इन द मैच्योरिटी स्टेज। अब हम लोगों को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर 4 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। अब यहाँ पे हम लोगों को कहाँ से समझ आ रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा मैच्योरिटी स्टेज के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू द प्रॉफिट, मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्रॉफिट। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, देखिए कॉस्ट इज इक्वल टू द प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। द रेवेन्यू फ्रॉम द ट्रांजेक्शन फी हैज फ्लक्चुएटेड एंड द कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर इज नाउ ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रॉफिट दे जनरेट। तो हमारा जो ये प्रोडक्ट है इट इज इन द मेच्योरिटी स्टेज नाउ एंड द फोकस शुड बी ऑन द स्ट्रेटेजी टू एक्सटेंड दिस फेज एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मतलब अभी क्या करना चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि भी हम लोग जो है वो प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने पे ध्यान दें, नए नए यूजेस जो है प्रोडक्ट के ढूंढें, और किस तरह से कस्टमर जो सर्विस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है इसके ऊपर ध्यान दें। सो दिस विल बी द राइट स्ट्रेटेजी एट दिस पर्टिकुलर स्टेज नाउ। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। आफ्टर दैट, TechCop India Private Limited, with offices in Pune, Hyderabad, Delhi, uses ECS, that is Electronic Clearing Service, to disburse monthly salaries to its 2,000 employees across India. The company's corporate bank is in Mumbai. Employees holds account in various banks across different states. TechCop's salary disbursement is an example of विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो NEFT ट्रांसफर, RTGS ट्रांसफर, ECS क्रेडिट या फिर BBPS कलेक्शन। तो देखिए हमारी जो ECS सर्विस रहती है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इसका यूज किया जाता है जहाँ पे बल्क नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन या फिर रेपिटेटिव नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करना हो। So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is ECS credit. अब देखिए ECS के हम लोगों को दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिलते हैं, ECS credit एंड ECS डेबिट। अब पता कैसे लगता है कि कौन से जो वेरिएंट है उसका यूज़ किया जा रहा है? तो जहाँ जिस भी वेरिएंट को हम लोग जो डिफाइन करते हैं, जैसे ECS यहाँ पे क्रेडिट बताया जा रहा है, क्यों क्रेडिट बताया जा रहा है? क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं गाइस, ठीक है। डिसबर्स मंथली सैलरी टू इट्स 2,000 एम्प्लॉइज अक्रॉस इंडिया, एक अकाउंट से डेबिट हो रहा है और 2,000 एम्प्लॉइज के अकाउंट्स में जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है। तो इसलिए जहाँ पे भी हम लोग जिस भी वेरिएंट को यूज़ कर रहे होंगे उसके हम लोगों को उसके साथ में जो मेनी अटेम्प्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे गाइस। तो मल्टीपल यहाँ पे जो क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसीलिए इट इज़ अ ECS क्रेडिट वेरिएंट भाई। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन। और जहाँ पे ECS डेबिट वेरिएंट यूज हो रहा होगा वहाँ पे क्या होगा, एक अकाउंट में जो है वो क्रेडिट, एक अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो रहा होगा और मल्टीपल अकाउंट से जो अमाउंट है वो डेबिट हो रहा होगा। जैसे यूटिलिटी बिल्स पे किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए जाते हैं, तो मल्टीपल अकाउंट से अमाउंट जो डेबिट होता है और एक सिंगल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इट विल बी अ एग्जांपल ऑफ ECS डेबिट वेरिएंट भाई। After that, how long must an account be classified as an NPA before it can be classified as a doubtful asset? So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 6 months, 9 months, more than 12 months या फिर 3 months. So directly effect based question यहाँ पे पूछा गया है. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is 12 month. तो एक एसेट को जो है वो डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में कब डाल दिया जाएगा? व्हेन इट हैज बीन क्लासिफाइड एज NPA फॉर मोर देन 12 मंथ गाइस। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। NPA क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट इज consider the following statements. Statement 1 is Mr. Verma has a civil score of 750 and applies for a personal loan. His application has a 90% approval chance. Statement 2 क्या बोल रही है? To maintain a favorable credit score, one should always pay only the minimum amount due on their credit card. Statement 3 क्या बोल रही है? Defaulting as a guarantor on the loan can negatively impact your credit score. Statement 4 क्या बोल रही है? A high number of credit report inquiries has no effect on your credit score. Statement 5 क्या बोल रही है? Diversifying credit source is a benefit of using the credit information report. So which of the above statements are correct here? Your options are 1, 2 and 3, 1, 3 and 5, 3, 4 and 5 या फिर 2, 3 and 4. What should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 5. अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रही है कि अगर फेवरेबल क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना है तो वन शुड ऑलवेज पे द ओनली मिनिमम अमाउंट ऑन देयर ड्यू क्रेडिट कार्ड। नहीं भी ओनली मिनिमम अमाउंट नहीं पे करना है, पूरा का पूरा जो अमाउंट है, कंप्लीट अमाउंट को जो अगर पे किया जाएगा तभी एक फेवरेबल क्रेडिट स्कोर को जो है मेंटेन किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है? अ हाई नंबर ऑफ क्रेडिट रिपोर्ट इंक्वायरीज हैज नो इम्पैक्ट ऑन योर क्रेडिट स्कोर। नहीं भी अगर हम लोग जो है बार बार क्रेडिट रिपोर्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं तो इट इज पुटिंग अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर क्रेडिट स्कोर। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है और हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है अभी।
आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज नॉट ओरिजिनली इवॉल्व बाय आईडीआरबीटी। अब आईडीआरबीटी क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो कौन सी टेक्नोलॉजिकल सर्विस जो ओरिजिनली इवॉल्व नहीं की गई थी बाय द आईडीआरबीटी भी। योर ऑप्शंस आर इन्फिनिट, यूपीआई, एसएफएमएस या फिर एनएफएस गाइस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आईडीआरबीटी के द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज इवॉल्व की गई थी? हम लोगों को इन्फिनेट, एसएफएमएस, एनएफएस और एक और रह जाती है यहाँ पे आईबीसीसी, इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड भी। तो दैट इज वाई यहाँ पे यूपीआई जो है इट वाज नॉट अ सर्विस विच वाज इवॉल्व्ड बाय आईडीआरबीटी, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी भी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। After that, which among the following is or are correct regarding cross-border PPIs? Your statements are they can be used for outward fund transfer under the liberalized remittance scheme. They must be issued by the banks having authorized dealer, that is AD1 license under FEMA. They require PIN compliance for the security purposes. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 only भी। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पीपीआई जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर पीपीआईज का जो हम लोगों को है वो मैटर देखने के लिए मिलता है, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि भाई ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है कि आउटवर्ड फंड ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर पीपीआईज। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और जब भी क्रॉस बॉर्डर पीपीआईज के केस में क्रॉस बॉर्डर पीपीआईज जो इशू किए जाएंगे तो उन्हीं बैंक्स के द्वारा इशू किए जाते हैं वो आर हैविंग द AD1, दैट इज ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 लाइसेंस, जो कि इशू किया जाता है अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भी। इसके अलावा दीज पीपीआईज नीड टू बी द पिन कंप्लाइंट फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। Next is Mr. Sharma applies for an education loan of 6 lakh rupees for his daughter's engineering course. The tuition fee is 4 lakh and other estimated expenses are lodging is 1 lakh, book and instrument is 50,000 and travel expenses of 30,000. What is the maximum amount the bank can sanction for the purchase of books and instrument considering the guidelines? So your options are 50,000, 80,000, 1 lakh rupees, no specific limit, realistic assessment only. तो एजुकेशन लोन के केस में जो लोन का अमाउंट मिलता है कस्टमर को, उस लोन अमाउंट का कितना जो परसेंटेज है, क्या कुछ लिमिट है वहां पे उस लोन अमाउंट को खर्च करने की इन केस ऑफ बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 20% ऑफ द ट्यूशन फी। जितनी भी ट्यूशन फी है उसका 20% जो खर्च किया जा सकता है ऑन द परचेज ऑफ बुक्स एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट्स गाइस। तो ट्यूशन फी कितनी है हमारे यहाँ पे 4 लाख रुपए है, तो इसका 20% जो खर्च किया जाता है बुक्स और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, तो इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द डिसबर्समेंट ऑफ पर्सनल लोन। सो पर्सनल लोन के रिगार्डिंग अब क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। योर स्टेटमेंट्स आर डिसबर्समेंट इज ऑलवेज मेड डायरेक्टली टू द बोरोवर्स अकाउंट, डिसबर्समेंट कैन बी मेड डायरेक्टली टू द सप्लायर वेन एवर feasible. For secured loans, disbursement is made by crediting the borrower's account. You need to select the most appropriate answer here. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 भी। So पर्सनल लोन की डिसबर्समेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। अब पहली स्टेटमेंट क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज वर्ड लिखा गया है। सो डिसबर्समेंट कैन बी मेड टू द बोरोवर्स अकाउंट एज वेल एज टू द डीलर्स अकाउंट भी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, रेस्ट दीज टू स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट वन गाइस। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज Mr. Sharma wants to purchase a residential property valued at 75 lakh. He has saving of rupees 15 lakh to contribute as a down payment. The bank follows the RBI guidelines for the home loans, which allows an LTV, that is loan to value ratio of up to 80% for this loan amount. What is the maximum loan amount Mr. Sharma can get based on the LTV ratio? So you need to select the most appropriate answer here. Your options are 60 lakh, 65 lakh, 70 lakh या फिर 75 lakh. What should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 60 लाख रुपीस भी। अब देखिए क्योंकि डाउन पेमेंट यहाँ पे जो 15 लाख की कर दी गई है, तो 80% जो है वो LTV रेशो हो सकती है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ लोन जो है वो बैंक के द्वारा दिया जा सकता है, उसी को बोलते हैं LTV गाइस। ठीक है, लोन टू वैल्यू रेशो। तो 75 लाख का जो है वो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, 15 लाख की उसने डाउन पेमेंट कर दी, तो कितना बच गया? 60 लाख इज द रिमेनिंग अमाउंट विच कैन बी गिवन बाय द बैंक टू द कस्टमर, दैट इज मिस्टर शर्मा भी। ठीक है, सो इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन है। सो गाइज ये हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, जो कि
हम लोगों ने देखा कि जो नवंबर 2025 साइकिल के अंदर एग्जाम हुआ था वहां पे जो था वो फ्रेम किए गए थे। अब इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। बट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोग देखिए यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ PYQs को यहाँ पे इस सेशंस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। बट अगर आप लोग जो है एक कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट को जरूर विजिट करें भाई। जहाँ पे जाते ही आप लोगों को जो है वो कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर जाते ही आप लोगों को JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करते ही अलग अलग तरह के कोर्सेज यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग JIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जिसके अंदर आप लोगों को JIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन की रहती हैं। इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स। अलॉन्ग विद दिस रिवीजन के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो गाइस, दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर JIB प्रिपरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई कंप्लीट मास्टर कोर्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन अ इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्स, तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। यहीं पे आप लोगों को INDFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स की इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, सो दैट आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को भी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो प्रिपेयर कर पाएं। आफ्टर दैट, बट अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार मुझे जो है वो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर अप करना है, तो आप लोग जो है लाइव क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे 120 आवर की ड्यूरेशन के अंदर JIB एग्जाम के जो चारों कंपोनेंट्स हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों को कवर करवा दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। और यहाँ पे रिवीजन पर्पज के लिए आप लोगों को कंसेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ जो है वो इवेल्युएशन करनी है अपनी, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट आप लोग एग्जाम लाइक मोड के अंदर जो है प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस की भी। सो आप लोग जो है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन गाइस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन भी। आई होप ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों को एक इनफ आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो थे वो RBWM कंपोनेंट के अंदर फ्रेम किए गए थे इन द नवंबर 2025 साइकिल गाइस। इसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, एंड अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।